इमारत शरिया के बुनियादी अगराज़ व मकासद सुने ऑफिस सेक्रेटरी इमारत शरिया मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल फरीदी की ज़बानी। इमारत शरिया का क़याम जिन अज़ीम मकासद के लिए हुआ उनमें इक़ामत दीन, अहकाम शरई का इजरा व नफाज और मुसलमानों को कलमा वाहिदा की बुनियाद पर एक अमीर शरई के तहत मुनज़्ज़म व मुत्तहिद करना बुनियाद की हैसियत रखते हैं। इमारत शरिया की 100 साला तारीख़ शाहिद है कि वो अपने नस्बुल आइन से कभी गाफिल नहीं रही और उसने अपनी जद्दोजहद में हमेशा किताब व सुन्नत को मशाले राह बनाया और यहाँ के मुसलमानों की बरवक्त दीनी व मिली रहनुमाई की, जिससे पूरे मुल्क के मुसलमानों को रोशनी मिली है और वो हमेशा इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने को तैयार रहते हैं। इमारत शरिया का क़याम 19 शव्वालुल मुकर्रम 1339 हिजरी मुताबिक 26 जून 1921 हिजरी ईस्वी को अमल में आया। हिजरी सन के एतबार से 1440 हिजरी में ही इस इमारत शरिया ने अपने क़याम के 100 साल पूरे कर लिए हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये तंज़ीम दूसरी सदी में दाखिल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शरई तंज़ीम मौजूदा अमीर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी दामत बरकातुहुम की जुरतमंदाना क़यादत व इमारत में मुसलमानों को मुनज़्ज़म व मुत्तहिद रखने और निज़ाम शरई के क़याम और तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिमीन के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इस्लाम जिस इज्तिमाई ज़िंदगी का मुसलमानों से मुतालबा करता है, मौजूदा दौर में इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड उसकी बेहतरीन अमली शक्ल है। मेरा नाम सोहराब नदवी है। हम नायब नाज़िम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना है और इस वक्त इमारत शरिया के मरकज़ी दफ्तर में 2 शोबे, एक दावत व तबलीग और दूसरे शोबे तंजीम को देख रहे हैं और उन्हीं के ताल्लुक़ से जो इसमें क्या क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं आपके ऊपर जो आप देख रहे हैं? इमारत शरिया के बुनियादी शोबे में ये दोनों शोबे सबसे पहले नंबर पर आते हैं। एक है शोबे दावत व तबलीग, दूसरा शोबा है शोबा तंज़ीम। दावत व तबलीग का मतलब ये कि इमारत शरिया का जो मिशन है उसके लिए लोगों की दिमाग साजी करना, इस पैगाम को वो लोग समझें, इस पैगाम को लेकर वो लोग खड़े हों, इसके लिए दावत व तबलीग के शोबे के ज़रिए से इस वक्त तकरीबन 60 की तादाद में मुबल्लिगीन हज़रात हैं जो मुख्तलिफ़ गाँव में, देहात में, शहरों में जाते हैं और वहाँ जाकर हज़रत अमीर शरीयत मक़ज़िल्लहु का जो पैगाम या इमारत शरिया का जो पैगाम उन तक पहुँचाते हैं और आज के हालात में इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी बातें होती हैं वो उनको बताते हैं। मसाजिद में तक़रीरें करते हैं, इज्तिमाआत करते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं, उसकी रोशनी में तालीम हो, चाहे मुआशरती इस्लाह हो, इत्तेहाद व मौज़ूआत पर वो तक़रीर करते हैं। ये तादाद हमारी जो मुबल्लिगीन हज़रात की है ये मुसलसल साल भर इस काम में लगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से बड़े फ़ायदे मिल्लत को हो रहे हैं और जहाँ ये लोग जाते हैं तो चूँकि इमारत की नुमाइंदगी होती है इसलिए बड़ी कदर की निगाह से इनको देखा भी जाता है और पैगाम चूँकि इमारत और अमीर शरीयत मक़ज़िल्लहु का होता है इसलिए लोग उसको बहुत ही मोहब्बत के साथ कबूल किया जाता है। दूसरा शोबा जो अहम है वो ये कि तमाम मिजाज साजी के बाद अब उनको इस बात की दावत दी जाती है कि हम बहैसियत मुसलमान इस बात के पाबंद हैं कि हम इज्तिमाइयत की ज़िंदगी गुजारें और एक अमीर शरीयत के मातहती में हमारी ज़िंदगी गुजरे। जैसे हम मस्जिद में एक इमाम के पीछे इज्तिमाई निज़ाम को खड़ा करते हैं, मस्जिद से बाहर भी हम इसी इज्तिमाई निज़ाम के साथ जिएँ। चुनांचे इमारत शरिया ने इसके लिए मुख्तलिफ़ आबादियों में छोटी छोटी यूनिट पर तंजीम कायम करने का काम किया है और उस तंजीम को कायम करने के बाद उसके ज़िम्मेदार को नतीब और नायब नतीब के नाम से मुंतखब किया जाता है।
یہ ہمارے جو مبلغین حضرات ہیں یہ اس شعبے کے ذریعے سے گاؤں دیہات کا دورہ کر کے ان آبادیوں میں جا کر لوگوں کو جمع کر کے امارت شریعہ کے کام کو کیسے کھڑا کریں اور دین کے دوسرے کام کو کیسے وہ مضبوط بنائیں، اس کے لیے وہ وہاں تنظیم قائم کرتے ہیں اور اس نقیب نائب نقیب کے نام پر ذمہ دار منتخب کرتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم جب سے امیر شریعت کے منصب پر آئے ہیں، آپ کی بڑی اور پہلی توجہ اس بات پر ہے کہ کسی بھی تنظیم کے لیے بنیاد، کسی بھی ادارے کے لیے بنیاد تنظیمی طاقت ہوتی ہے، اس لیے اس ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے۔ اس وقت الحمدللہ 8000 سے زیادہ آبادیوں میں ہمارے شریعہ کی تنظیم قائم ہے۔ حضرت امیر شریعت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صرف نقیب آبادی میں ہوں اس سے کام مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ پنچایت سطح پر، بلاک سطح پر، ضلع سطح پر بھی انتخاب کر کے صدر سیکریٹری کو متعین کر کے تنظیمی کام کو وہ بہتر بنائیں، اس کا پابند بنایا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ حضرت امیر شریعت نے اس کے لیے مختلف ضلع میں جو پروگرام منعقد ہوئے 2 دن کا وقت دیا، اور آج 9 ضلع میں یہ کام پنچایت سطح، بلاک سطح، ضلع سطح کے سیکریٹری، صدر اور ممبر کا انتخاب ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو کام بھی دیا گیا، جیسے اس وقت کام ہے اردو کے فروغ کا، کام ہے بنیادی دینی مکتب کے قیام کا، کام ہے عصری تعلیم کو آگے بڑھانے کا۔ الحمدللہ وہ لوگ اس کی برکت سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس تنظیم کی برکت سے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس وقت میں باقاعدہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی پیغام ان کو بھیجنا ہوتا ہے، ان تک پہنچتا ہے، وہ لوگ اس کو علاقے میں پھیلاتے ہیں۔ یہ 2 شعبے کے دفتر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، آپ نے بھی آیا کر کے معلومات حاصل کی، میں بھی آپ کا مشکور ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے واسطے سے دور تک یہ پیغام پہنچے گا۔ شکریہ۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضلع وار اس میں ایک ضلع کے اندر جتنے بلاک ہیں، اس بلاک کے اندر جتنی پنچایتیں ہیں، اور ہر پنچایت کے تحت جتنی مسلم چھوٹی بڑی آبادی ہے، ان تمام آبادیوں میں امارت شریعہ کی جانب سے تقریباً 17,000 تنظیمیں، اور اس میں نقیب ہیں، نائب نقیب ہیں، مشیران نقیب ہیں، اور باضابطہ امارت شریعہ سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور ان حضرات سے امارت شریعہ کا رابطہ ہوتا ہے۔ وقت ضرورت ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی صورت پیش آتی ہے، جیسی صورتحال یا پھر مولانا فساد یا اسی طرح سے زلزلہ، سیلاب کا موقع، تو امارت شریعہ اس طرح سے ان سے رابطہ کرتی ہے۔ یہاں کے مبلغین حضرات باضابطہ رجسٹر لے کر کے وہاں جاتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ ضرور ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ باحیات ہیں، صحت سے ہیں، اور وہاں پہ تنظیمی کام کیا انجام دے رہے ہیں، وہ سرگرمی یہاں باضابطہ رپورٹ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ ابھی ایکٹنگ انچارج ہیں بیت المال کے جناب سمیع الحق صاحب۔ وفاق المدارس کا دفتر ہے اور شعبہ تحفظ مسلمین کا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں امارت کے ناظم نے ہندوستانی میڈیا سے کیا کہا۔ ناظرین السلام علیکم، میں شاہد کامران، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا۔ ہماری ٹیم ابھی امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ میں موجود ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک عظیم شخصیت، مرکز کے ناظم مولانا شبلی القاسمی صاحب سے۔ قاسمی صاحب، ہندوستانی میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ حضرت، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ امارت شریعہ کب قائم ہوئی اور ان کے بانی کون ہیں، اس پر ذرا تفصیل جانکاری دیں۔ امارت شریعہ کا قیام اب سے 100 سال پہلے جون
1921 को अमल में आया। जी कमरी एतबार से 1339 हिजरी में, शव्वाल 1339 हिजरी में इमारत शरिया का क़याम अमल में आया। ये 1442 हिजरी चल रहा है। कमरी एतबार से 100 साल से ज़ायद हो गए इमारत शरिया को कायम हुए। शमशी माह साल के एतबार से भी 100 साल इमारत शरिया को कायम हुए हो गए। आपने जानना चाहा कि इमारत शरिया को किन लोगों ने कायम किया। जी इमारत शरिया को उस वक्त के बड़े मुफक्किर, साहिब बसीरत आलिम दीन, एक मर्द दरवेश हज़रत मौलाना मोहम्मद अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जमीयत उलमा हिंद की भी बुनियाद डाली, उसके भी बानी हुए। उन्होंने मुल्क के अहम उलमा के मशवरे से, ख़ास तौर से बिहार में उस वक्त 2 बड़ी खानकाहें थीं। एक खानकाह इसी फुलवारी शरीफ में आज भी आबाद है, खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना। उस वक्त के सज्जादा नशी बदरुल कामिलीन हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे और ताउन से, और दूसरी बड़ी खानकाह थी बिहार में। बिहार का मतलब मुत्तहदा बिहार समझा जाए, जो आज झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के कुछ हिस्से में तकसीम हो गई। उस वक्त की बिहार की हदें, तो मुत्तहदा बिहार में उस वक्त की जो दूसरी बड़ी खानकाह थी वो खानका रहमानी मुंगेर थी। उसके पीर व मुर्शिद बानी कुतुबुल अक़ताब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों खानकाहों के पूरे मुल्क पर और ख़ास तौर से मुत्तहदा बिहार पर बड़े असरात थे, गहरे असरात थे। इन दोनों हजरात के ताउन और उनकी राय से हज़रत मौलाना अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने जून 1921 में इमारत शरिया को कायम किया। जिस वक्त इमारत शरिया के क़याम की तजवीज़ मंजूर होनी थी जिस मजलिस में, उस मजलिस का इनेकाद पटना का एक मशहूर महल्ला है, पत्थर की मस्जिद का महल्ला। जी पत्थर की मस्जिद। वहाँ ये इजलास हुआ। उस इजलास की सदारत मुल्क के नामवर आलिम दीन, मशहूर मुजाहिद आज़ादी और इस मुल्क के पहले वज़ीर तालीम हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। उस इजलास की सदारत, और उसी इजलास में इमारत शरिया के क़याम का ऐलान हुआ, और पहले अमीर शरीयत के तौर पर हज़रत कुतुबुल अक़ताब मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह के इसरार पर हज़रत मौलाना बदरुद्दीन मुजीबी रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब हुआ। हज़रत इमारत के क़याम के मक़ासिद को बताया जाए, क्या मकसद था। एक दूसरी बात यह है कि अब तक कितने नाज़िम इसमें मुंतखब हुए और किनका दौर ज़्यादा लंबा चला। इमारत शरिया के क़याम के जो मक़ासिद हैं उनमें बड़ा मकसद ये है कि ऐसा मुल्क जो एक जमहूरी मुल्क है, गैर इस्लामी ममलकत और हुकूमत है, जिसमें सभी धर्म, सभी मज़हब के लोग रहते हैं, इस मुल्क में मुसलमान अपनी पहचान के साथ, मजहबी पहचान के साथ बाइज़्ज़त तरीक़े से कैसे रहें, मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ एक अमीर शरीयत की मातहती में ज़िंदगी गुजारने का शऊर दिया जाए, मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे लाया जाए, उनको एक ऐसा सहारा दिया जाए जो सहारा उमूमन इस्लामी हुकूमतों में इस्लामी हुक्मरान की तरफ से अपनी रियाया को दी जाती
वो सहूलतें नहीं तो कम अज़ कम जितना एक अमीर शरीयत की बस में हो सकता है वो अपने मातहतों को उनकी दुनिया और उनकी आखिरत के एतबार से रहनुमाई करें और उन्हें इज़्ज़त, तरक्की, वक़ार, बुलंदी और दीन की राह पे लाने के लिए कोशिशें की जाएं। ये इमारत शरिया का पहले दिन से मकसद रहा है। हासिल ये रहा कि मुसलमानों में इज्तिमाइयत को बरकरार रखना, इत्तेहाद व इत्तेफाक को बरकरार रखना और इल्म के साथ और तरक्की की जो दूसरी कलीदी चीज़ें हैं किसी कौम और जमात के लिए, उन चीज़ों के साथ इस कौम को आगे बढ़ाया जाए और अपनी मजहबी शनाख्त पर भी यह कौम बाकी रहे। ये इमारत शरिया के अगराज में एक बड़ा गर्ज है और बड़ा मकसद है। आपने सवाल किया कि इमारत शरिया के उमरा कितने रहे, तो यही ना आपका सवाल है। हाँ। तो इमारत शरिया के अभी जो अमीर हैं ये 7वें अमीर शरीयत हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब दामद बरकातुहू ये इमारत शरिया के 7वें अमीर की हैसियत से हम सब की क़यादत रहनुमाई फरमा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि जिस वक्त इमारत शरिया का क़याम अमल में आया उस वक्त पहले अमीर शरीयत की हैसियत से हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त के पीर तरीक़त थे, खानक़ाह मुजीबिया अब्दुल शरीफ के शेख तरीक़त और सज्जादा नशी थे, वो इस इदारे के पहले अमीर शरीयत हैं। दूसरे अमीर शरीयत उसी खानक़ाह मुजीबिया के उनके इंतकाल के बाद, उनके पर्दा फरमा जाने के बाद दूसरे पीर तरीक़त और सज्जादा नशी हज़रत मौलाना शाह महीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके विसाल के बाद तीसरे अमीर शरीयत उसी खानक़ाह मुजीबिया के पीर तरीक़त सज्जादा नशी हज़रत मौलाना शाह कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद चौथे अमीर शरीयत की हैसियत से हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस इदारे के अमीर शरीयत हुए और बहैसियत अमीर शरीयत सबसे लंबा ज़माना उन्हीं की इमारत का रहा। तकरीबन 34 सालों तक वो इमारत शरिया के अमीर रहे और इमारत शरिया के कामों को दूर दराज तक तारुफ भी करा और फैलाया भी। उनके विसाल के बाद हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते होंगे, नेक अल्लाह वाले, उनका इंतखाब 5वें अमीर शरीयत की हैसियत से। उनके इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इमारत शरिया के अमीर शरीयत मुंतखब हुए। उनका इंतकाल जब हुआ, उनके इंतकाल के बाद नवंबर 2015 में अमीर शरीयत की हैसियत से इजलास आम में बिहार की उलमा की बड़ी तादाद के दरमियान में और जो इमारत शरिया की कमेटी है अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए, जिसको उस कमेटी का नाम अरबाब हल अक़द है, उनकी मौजूदगी में और उनके इत्तेफाक से मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामद बरकातुहू अमीर मुंतखब हुए और अभी वही इमारत शरिया के अमीर शरीयत है। हज़रत किसी बताया कि नई पॉलिसी जो तालीमी पॉलिसी है, इनको लेकर हज़रत अमीर शरीयत साहब काफ़ी खदशात का इजहार किया है, इसके बारे में क्या कहना है, क्या बताएंगे आप? नई कौमी तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में कोई भी कहीं भी किसी भी मुल्क की तरफ से तालीमी पॉलिसी आती है तो हर फ़िक्रमंद इंसान को और उस इंसान को जिसको मुल्क और मिल्लत के एक एक बच्चे की मोहब्बत है और मुल्क के मुस्तकबिल संवारने की जो फ़िक्र रखते हैं और दर्द अपने सीनों में रखते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि तालीमी पॉलिसी पर गहरी नज़र रखें, इसलिए कि ये पॉलिसी मुल्क की मुस्तकबिल भी है और मुल्क में आबाद नस्लों का मुस्तकबिल भी उससे जुड़ा हुआ है। जो अभी नई कौमी तालीमी पॉलिसी आई, इस नई कौमी तालीमी पॉलिसी के आने से पहले भी जब हुकूमत हिंद ने मुख्तलिफ़ इदारों से और शख्सियात से इस पर राय जाननी चाहिए थी, उस वक्त भी इमारत शरिया ने बिहार और दूसरी रियासतों के उन हजरात को जो तालीम पर और तालीमी मिजाज पर और मुल्क के मिजाज पर गहरी नज़र रखते हैं,
उनका यहाँ इजलास मुनक़िद किया था और उनके मशवरे के बाद इमारत शरिया ने बाज़ाब्ता अपना तहरीरी मशवरा हुकूमत हिंद को दिया। लेकिन इन सारे मशवरे के लेने के बाद जो उन्होंने मुल्क के तमाम लोगों से मरकज़ी हुकूमत ने लिए, उस मशवरे को जब ये कौमी तालीमी पॉलिसी बाज़ाब्ता तहरीर शुदा और मंजूर होकर के मंजर पर आई तो उन मशवरों का ख्याल नहीं रखा गया। सूरत हाल ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान में या दूसरी ज़बान में नई कौमी तालीमी पॉलिसी आई। हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू ने पहली हिदायत ये दी कि फ़ौरी तरीक़े से उसका उर्दू में तर्जमा कराया गया और पढ़े लिखे लोगों के दरमियान में उसको भेजा गया जो लोग तालीमी महारत रखते हैं, बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ़ हैं, है ना, और तालीमी पॉलिसी के असरात को वो जानते हैं कि क्या होते हैं, उनके पास तर्जमा करा करके, तर्जमा इमारत शरिया के, ये भी मुझे शर्फ हासिल है इस इदारे को कि पूरी कौमी तालीमी पॉलिसी का अव्वल से लेकर आखिर तक उर्दू ज़बान में तर्जमा इमारत शरिया ने किया और इमारत शरिया के कारकुन दफ्तर निज़ामत के मौलाना सैयद मोहम्मद आदिल फरीदी साहब ने इसका तर्जमा किया, जिसका इजरा भी हुआ। बाज़ाब्ता किताब छप के आ गई, किताब भी मैं आपको दे दूँगा। बहरहाल इस किताब के आने के बाद हर पढ़े लिखे आदमी ने महसूस किया कि इसमें तमाम मज़ाहिब का और मुल्क का जो मिजाज है, गंगा जमनी जो तहजीब है और यहाँ के रहने सहने का जो अंदाज़ है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है और एक ख़ास धर्म और मज़हब को लोगों पर खामोशी के साथ थोपने की एक पॉलिसी है। उसमें ख़ास धर्म की किताबों के पढ़ाने का तस्करा तो है, लेकिन कुरान करीम का कहीं तस्करा नहीं। तब कई ज़बानों का तस्करा उसके अंदर किया गया है, लेकिन उर्दू ज़बान का कहीं तस्करा नहीं। मदरसे की तालीम, जिस तालीम से आज भी लोगों में इंसानियत बाकी है, बल्कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने में अगर मदरसे का वजूद नहीं होता, अगर मदरसे की तालीम का वजूद नहीं होता, आज मुल्क तालीम के किस मोड़ पर होता आप तस्वुर कर सकते हैं। इंसाफ से कोई सीने पर हाथ दे करके सोचे तो मदरसों ने इस मुल्क को एक शूर दिया और इस मुल्क को तालीम की राह में आगे बढ़ाया। एक बड़ा तबका आप गौर कीजिए, वो बड़ा तबका, इतनी बड़ी आबादी इस मुल्क में मुसलमानों की, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए हुकूमत ने तालीम का क्या नज़म किया था। अगर इन मदरसों की तालीम का नज़म न होता तो मुल्क के ये 20-25 करोड़ लोग तालीम के किस दौर में होते हुए। तो मदरसे की तालीम मुल्क को आगे बढ़ाने वाली, समाज को आगे बढ़ाने वाली, मदरसे की तालीम का कहीं कोई तस्करा इस नई कौमी तालीमी पॉलिसी में नहीं है। तो क्या हजरत इसका हल सरकार निकालेगी, हुकूमत निकालेगी या मुसलमानों को खुद ढूंढना पड़ेगा? देखिए, जो हुकूमत का मिजाज होता है, हुकूमतें जब तक कि लोगों की फिक्रमंदी को नहीं महसूस करती हैं, कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं पिलाती जी। मसाइल का एहसास जब तक कि लोगों को नहीं होगा और मसाइल को मजबूती के साथ जब तक कि हुकूमतों के सामने रखा नहीं जाता, हुकूमतों का मिजाज समझने का नहीं होता है। इसलिए जो आपका सवाल है कि लोगों को इसका हल तलाश करना पड़ेगा, तो मुसलमानों को, ठीक है। देखिए, इस नई कौमी तालीमी पॉलिसी का असर सिर्फ मुसलमानों पे नहीं पड़ेगा, सबों पे पड़ेगा। सबों पे इस नई तालीमी पॉलिसी का असर पड़ेगा, इस मुल्क पर पड़ेगा, मुल्क के दस्तूर पर पड़ेगा, मुल्क के कानून पे पड़ेगा, दूसरी अक़लियतों पे ख़ास तौर से पड़ेगा। तो हल तो तलाश करना पड़ेगा, हुकूमत को हल तो हुकूमत को करना है, लेकिन हल के लिए तजावीज़ या आवाज़ें बुलंद तो आवाम को करनी पड़ेगी। हमें रास्ता तलाश करना पड़ेगा। मुश्किल हालात में भी आसान राह निकाल लेना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस तालीमी पॉलिसी से में इस्लाह न की गई तो आइंदा नस्लों पर जो इसके बुरे असरात मुरतब होने वाले हैं, उससे बचने की तदबीरें भी कौम कर रही और करेंगी। वैसे हमारी तवक्को हुकूमत हिंद से है कि मुल्क के तमाम तबक़ात का ख्याल रखते हुए इस पॉलिसी में अपनी इस्लाह करें। ये चलते चलते हम एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, और ये पूरे हिंदुस्तान को, खासकर बिहार, उड़ीसा, झारखंड के कौम के लिए है ये और मुसलमानों के लिए। आप ये बताएं कि इमारत शरिया
में अपने कैंपस में किन किन इदारे को, कौन सा ऐसा इदारा खोल रखा है जिससे यहाँ की कौम को फ़ायदा मिल सके या फ़ायदा उठा रहे हैं, ले रहे हैं? अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह होंगे, नहीं जान रहे होंगे, लेकिन उस हद तक जानकारी पहुँचे उन लोगों के पास। जैसे आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, हॉस्पिटल पढ़ाई तदरीस के लिए क्या क्या आपने इंतजाम कर रखा है यहाँ इमारत शरिया के अंदर में, इसकी भी जानकारी आप दे दीजिए। इमारत शरिया ने अपने क़याम के पहले दिन से कुछ चीज़ों को अपना एजेंडा बनाया। जैसे क्या क्या एजेंडा है? जैसे तालीम में क्या क्या है? तालीम में मजहबी तालीम भी है, असली तालीम भी है। असली चुनांचे इमारत शरिया ने आज भी इमारत शरिया सैकड़ों मकातिब चला रही है, मदरसा चला रही है। वो उलमा जो फारिग होकर के बड़े मदरसों से आते हैं, उनकी तरबियत क़ज़ा और इफ्ता के लिए अलमादुल आली तदरीब इफ्ता वल क़ज़ा एक अलग बड़ा निज़ाम है। और ये ऐसा निज़ाम है जो पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम नहीं है कि फारिग बच्चों को, बड़े इदारे से फारिग बच्चों को इफ्ता और क़ज़ा की ट्रेनिंग साथ में दी जाए। इफ्ता के कोर्स हैं, इफ्ता की तालीम मुल्क के बड़े इदारों में है और अच्छी तालीम होती है, लेकिन इफ्ता और क़ज़ा की तालीम साथ में दी जाए और उनको अंग्रेज़ी उलूम व फ़नून भी साथ में सिखाया जाए, कंप्यूटर की भी तालीम दी जाए। ये निज़ाम पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमान रहते हैं कहीं नहीं। ये इमारत शरिया में है। इमारत शरिया में वो निज़ाम है। इमारत शरिया में तालीम का यह हाल है कि मैंने बताया कि मकतब के निज़ाम से लेकर के दौरे हदीस तक की भी हमारी तालीम होती, तालीम इस्लामिया वो है। इमारत शरिया ने मदरसों को जुड़ा वफाकुल मदारिस इस्लामिया, जिसमें 250 से ज़्यादा मदरसे हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड के। इन मदरसों का निसाब तालीम तय करना, इन मदरसों का इम्तिहान लेना, रिज़ल्ट शाये करना, तालीम की बेहतरी के लिए मशवरे देना, एक वफाक भी इमारत शरिया ने बनाए हैं मदारिस के लिए। तो मजहबी उलूम के लिए जिस तरीके से इमारत शरिया ने काम किए, आपके इल्म में ये बात रहे और होगी कि उस वक्त इमारत शरिया ने ITI के इदारे खोले। असली में ITI है जी, 35 साल पहले। अब तो 10-15 सालों के अंदर बहुत सारे इदारे लोगों ने इस तरह के खोले। इमारत शरिया या कोई भी एक इदारा सब काम तनहा नहीं कर सकता है, लेकिन रूट देना, रहनुमाई करना, एक नमूना पेश कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इमारत शरिया ने 35 साल पहले नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए उस वक्त ITI का निज़ाम दिया कि पूरी रियासत बिहार की सतह पर मैं तो कह सकता हूँ कि मुसलमानों में या सरकारी ITI इदारे के अलावा प्राइवेट इदारे नहीं थे। इमारत शरिया ने उस वक्त ITI का, और सिर्फ फुलवारी शरीफ में नहीं चल रहा है, पटना ही में नहीं चल रहा है, झारखंड में भी इमारत शरिया का इदारा है ITI का, उड़ीसा में भी है, बिहार की मुख्तलिफ जगहों में है। आपका ताल्लुक़ जिस इलाके से है, मिथिलांचल से है, मिथिलांचल में इमारत मुजीबिया टेक्निकल हमारा चल रहा है, दरभंगे में चल रहा है, महदौली में चल रहा है, वो इमारत शरिया का है। तो वो इदारा है। हज़रत अमीर शरीयत इमारत शरिया का पहले से भी स्कूल था, लेकिन हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू ने फैसला किया है, उस पर अमल भी हो रहा है। हम ज़मीन जहाँ मुझे मिलती है, तरजीही बुनियाद पर इमारत पब्लिक स्कूल खोलना CBSE तर्ज का इमारत शरिया के मनसूबों में एक बड़ा मनसूबा है। इमारत शरिया सेहत के मैदान में काम करती है। सेहत के मैदान में अभी बगल में हॉस्पिटल है, मौलाना सज्जाद मेमोरियल हज़रत बानी इमारत शरिया के नाम पे हॉस्पिटल मनसूब है। वहाँ जाकर के आप देखें कि मरीज़ों की कितनी भीड़ होती है। और उस हॉस्पिटल में आज भी हमारे डॉक्टर की फ़ीस, अच्छे डॉक्टर की फ़ीस, जिनकी बाहर 500 रुपये फ़ीस है, हमारे यहाँ 30 रुपये फ़ीस लेकर के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। और उस 30 रुपये के फ़ीस में हम ज़रूरी दवाएँ भी मरीज़ों को देते हैं। तो सेहत के एतबार से काम हो रहा है और लंबे ज़माने से काम हो रहा है। यहाँ नहीं बल्कि सब्ज़ी बाग में भी हमारा इसका एक सेंटर है, हेल्थ सेंटर सब्ज़ी बाग पटना में भी है, रावर किला में भी है, उमर हेल्थ सेंटर हमारा वहाँ चल रहा है, और भी जगहों पर जहाँ ज़रूरत होगी इमारत शरिया सेहत के मैदान में। मैंने शुरू में एक बात कह दी कि एक इदारा सब कुछ नहीं कर सकता है। ये हमारा काम है कि हम नमूना लोगों के सामने दे दें कि इस तरह का काम करना चाहिए। लोगों ने इस तरह के हॉस्पिटल प्राइवेट खोले, सेहत के मैदान में काम कर रहे हैं। हम लोग परेशान हाल लोगों की मदद करते, रिलीफ का काम। कहीं कोई हादसा हो गया, आगजनी हो गई, सैलाब का मामला आ गया, ज़लज़ला हुआ, ऐसे मौक़े या एक जगह रहने में जो हालात कभी कभी बिगड़ जाते हैं, उन हालात को नॉर्मल करने के लिए इमारत शरिया
پورے اخلاص کے ساتھ جس طرح کام کرتی ہے، پھر اس میں جن کا نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی کے لیے جو امارت شریعہ کے وسعت میں ہے مستقل یہ کام امارت شریعہ کا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ میں باضابطہ جس طریقے سے مختلف پینشن کے نام پر سرکاریں غریبوں کو اور بیوہ خواتین کو دیا کرتی ہیں، امارت شریعہ ماہانہ وظیفہ کے نام پر ہزاروں محتاجوں کو 500 روپے ماہانہ وظیفہ ان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ یہ ہمارا شادی کے مواقع ہوں، اسی طریقے سے کوئی مقروض ہو گیا ہے، ایسے مواقع پہ ہم ان کے ساتھ تعلیم کے اعتبار سے اگر کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے، امارت شریعہ ان کا تعاون کرتی ہے۔ تو ریلیف کا کام، خدمت انسانی کا کام بلا کسی بھید بھاؤ کے، بلا کسی دھرم اور مذہب کا فرق ہے۔ اور آپ ہاسپٹل میں جائیے تو آپ خوشی محسوس کریں گے کہ 50% سے زائد نن مسلم مریض ہمارے یہاں آتے ہیں۔ حضرت اسی بتائیے کہ مسلمانوں میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تعلیم کی کمی ابھی بھی ہے، لیکن جو بچے تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، امارت شریعہ آپ ایک مشورے دیں ان بچوں کو کہ وہ کس طرح کی تعلیم جس میں امارت شریعہ مدد کر رہی ہے یا پھر وہ یہاں اس کیمپس میں موجود ہے وہ حاصل کرے تاکہ روزی روٹی کا ذریعہ بنے اس کے لیے؟ دیکھیے، امارت شریعہ میں پیرا میڈیکل کا بھی شعبہ ہے، ہم اس میں پڑھے لکھے لڑکوں کو پیتھولوجسٹ بناتے ہیں، اور آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، خوشی ہوتی ہے اس وقت جب وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے امارت شریعہ سے یہ تعلیم پائی۔ اسی طریقے سے امارت شریعہ میں ان نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے فزیوتھراپی بہت اچھا کورس ہے سرکار کا، وہ ڈاکٹر ہیں ایک طریقے سے، ہاں جی، تو فزیوتھراپی کا کورس ہمارے یہاں چلتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم لڑکیوں کو باروزگار بنانے کے لیے کئی جگہوں پر ہم سلائی سینٹر چلاتے ہیں، کٹنگ وغیرہ ہم اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں، اور بھی نئے ٹریڈ جو ابھی اس وقت کی ڈیمانڈ میں شامل ہیں، ہم نئے ٹریڈ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے روزگار سے جڑ سکیں۔ شکریہ آپ کا۔ امارت شریعہ ایجوکیشنل انڈو ویلفیئر ٹرسٹ۔ امارت شریعہ ہندوستان کا وہ واحد ادارہ ہے جس کو ہمارے اکابر نے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کے لیے قائم فرمایا، اور اس صنعتی و سائنسی دور میں مسلمانوں کی گرتی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید منت اللہ رحمانی، حضرت امیر شریعت خامس مولانا عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسمی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب امیر شریعت سادس رحمہ اللہ نے مسلم اقلیت کے نوجوانوں کو اخلاقی اور دینی تربیت کے ساتھ عصری تعلیم سے آراستہ کر کے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا، اور 1993 عیسوی میں امارت شریعہ ایجوکیشنل انڈو ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اب تک مختلف جگہوں پر ITI پیرا میڈیکل قائم کیے جا چکے ہیں۔ ان اداروں سے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء فارغ ہو کر ملک اور بیرون ملک کے مختلف سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں برسر روزگار ہیں۔ کٹیہار کے بارسوئی، بہار شریف وغیرہ میں تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کے ادارے قائم ہو رہے ہیں وہاں مسجد اور اسپتال بھی قائم کیا جائے۔ علاوہ ازیں خدمت خلق کے لیے پھلواری شریف میں مولانا سجاد میموریل اسپتال اور سبزی باغ پٹنہ، جمشید پور جھارکھنڈ اور رورکیلا اڑیسہ میں امارت ہیلتھ سینٹر کا قیام عمل میں آیا ہے۔ خصوصیات: ادارے کے ضابطے کے مطابق اچھے ماحول میں معیاری تعلیم دینا، کم خرچ میں بہتر تعلیم دے کر روزگار کے مواقع فراہم کرنا، عصری دینی تعلیم دے کر باشعور اور مہذب ہندوستانی شہری بنانا۔ اس ادارے کی معیاری تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال لڑکے روزگار پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں مندرجہ ذیل کورسوں کی منظوری ملی۔ راورکیلا کے شہر میں نیا انسٹیٹیوٹ اور ہیلتھ سینٹر قائم ہوا۔ پھلواری شریف کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ITI میں فیٹر ٹریڈ کا اضافہ ہوا۔ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں BCA اور BBA اکاؤنٹنسی کورس کا اضافہ ہوا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی کے ذریعے اردو عربی کے یک سالہ ڈپلومہ کورس کا اضافہ ہوا۔
महदूली दरभंगा के इंस्टीट्यूट में फेटर ट्रेड का इजाफा हुआ, गुलाब बाग पूर्णिया के इंस्टीट्यूट में फेटर इलेक्ट्रिशियन का इजाफा हुआ और साबिक ट्रेड वेल्ड्रो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की NCVT से मंजूरी मिली। NIOS से इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स की मंजूरी मिली। साथ ही इंस्टीट्यूट के ट्रेड को NCVT से मंजूरी मिली। MMRIT के तहत मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल में NIOS की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ कोर्स का इजाफा हुआ। ज़ेली इदारों की तफसीलात। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, FCI रोड, फुलवारी शरीफ, पटना। ट्रेड्स का नाम इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, DM सोल्ड, फेटर, कोपा, प्लम्बर। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार इनामात व एहसानात से नवाजा है और इन इनामात व एहसानात में सबसे अजीम और गिरा कदर नेमत सेहत व तंदुरुस्ती है। इस नेमत की हिफाजत हर इंसान का मनसबी फरीज़ा है और जहाँ अल्लाह ताला ने सेहत की दौलत से नवाजा वहीं बीमारी को भी पैदा फरमाया। गोया कहा जा सकता है कि सेहत के साथ मर्ज़ का याराना शुरू से चला आ रहा है और मर्ज़ से शफायाबी के लिए अल्लाह इज़्ज़ वजल ने दवा, इलाज व मुआलजा का हुक्म भी दिया है। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जो भी मर्ज़ पैदा किया उसकी शिफा भी नाजिल फरमाई। इस हदीस से यह बात मालूम हुई कि इलाज व मुआलजा शरीयत में मतलूब है और मरीज़ों की अयादत, उनकी खिदमत, उनका इलाज व मुआलजा और उनकी सेहत के लिए दुआ का एहतमाम इंसानी और इस्लामी फरीज़ा है। चुनांचे इस अहम फरीजा की अदायगी की तरफ अकाबिर इमारत शरिया हज़रत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी, अमीर शरीयत राबे हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी अलैहि रहमा, नायब अमीर शरीयत खामिस, अमीर शरीयत सादिस हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन जो उस वक्त नाजिम इमारत शरिया थे और मौजूदा अमीर शरीयत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी दामत बरकातुहुम ने खुसूसी तवज्जो फरमाई। इसके लिए फुलवारी शरीफ में जहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी है और अक्सर मुसलमान ख़ित्ते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बानी इमारत शरिया हज़रत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद अलैहि रहमा की याद में मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल क़याम किया, जिसका इफ्तिताह 22 शाबान 1408 हिजरी मुताबिक 10 अप्रैल 1988 को हुआ। यह हॉस्पिटल वक्त की अहम ज़रूरत है और खिदमत खल्क और रफ़ाही कामों का बेहतरीन ज़रिया है, जिससे बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल और जात पात लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। रोज़ाना सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है और रोज़ अफजूं तरक्की की राह पर गामजन है। क्या नाम है मोहतरमा आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राना शमी है। आप इमारत शरिया के हॉस्पिटल में हैं, आप हाँ, यहाँ हाँ, हैं। आप ये बताएं कि आप किस शोबे में हैं, क्या खिदमत अंजाम? मैं यहाँ गायनी डिपार्टमेंट में हूँ और हमारे डिपार्टमेंट में बच्चा डिलीवरी वगैरह से लेके सिजेरियन ऑपरेशन, हर तरह का औरतों में जितनी भी तरह की परेशानियाँ हैं उन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर इलाज करते हैं। ऑपरेशन वगैरह जो होना होता है डिलीवरी के टाइम पे या बच्चेदानी का या गांठ वगैरह है कहीं कोई, तो वो सब का हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन या जो भी इलाज है बेहतर वो करते हैं।
मोहतरमा आप डॉक्टर आप ये बताएं कि बाहर के क्लिनिक में या बाहर के हॉस्पिटल्स में और आपके इमारत शरिया के अंदर जो हॉस्पिटल है दोनों में क्या फ़र्क है आप बता सकते हैं? फ़र्क ये है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे कम कॉस्ट में और सबसे जो बेहतर होना चाहिए इलाज वो होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कॉस्ट अगर कम लगता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं इससे बड़ी होती। बात आज के इस वक्त में जो हालात हैं कोरोना की वजह से लोगों के पास जो है स्थिति है, जो भी है सिचुएशन, उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे काम बहुत अच्छा होता है। और इसी कॉस्ट की वजह से हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं, कई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं कि हाँ यहाँ पे कम खर्च में अच्छा इलाज होता है। आपको क्या लगता है आप रोजाना आती होंगी यहाँ या फिर मैं यहाँ पे हर दिन नहीं आती हूँ। कितने दिन आती हैं? 3 दिन आती हूँ। 3 दिन आती है हाँ। तो आप कितने लगता है 3 दिन में कितनी % आप देखती होगी इस लेडीज से जुड़ी हुई लगभग 25-50 हो जाता हाँ, है? आराम से 15, 20, 25 डिपेंड करता है। डिपेंड हाँ। करता है हमारे ज़्यादा ही होता है ना, ज़्यादा ही 20 से ज़्यादा तो हो ही जाता है। खसूसियात ठीक है, दीनी शुक्रिया। व मिली फरीजा समझकर महज इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत खल्क, कम खर्च और सही इलाज, मरीजों के साथ मोहब्बत व हमदर्दी का बर्ताव बिहार, उड़ीसा व झारखंड के मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल मेडिकल सर्विस के जरिए मरीजों का मुफ्त इलाज, गरीब व नादार मरीजों के मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन, कूड़ा करकट जलाने के लिए इंसिनरेटर मशीन का नज़्म। क्या नाम है आपका? डॉक्टर निसार है। आप यहाँ क्या है इमारत शरिया के लिए यहाँ हॉस्पिटल मेडिकल है? स्टूडेंट है हमारे शेया मौलाना सज्जाद मेमोरियल हॉस्पिटल के हम मेडिकल स्टूडेंट हैं। क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं? यहाँ सारी है, जैसे कि सर्जरी है, मेडिसिन है, टेनिको है, आई है, ENT है, स्किन है, हर वार्ड है, हर चीज़। आप ये बताएं कि हमारे शरिया में जो अस्पताल चल रहा है इसमें और बाहर में जो हॉस्पिटल्स हैं दोनों में क्या फ़र्क है? फर्क ये है कि यहाँ पर बहुत ही रिलायबल रेट पर, चैरिटी रेट पे इलाज होता है और गरीबों का मुफ्त होता है। जैसे आई कैंप होता है, आई का ऑपरेशन होता है, टीबी की दवाएं डॉट गवर्नमेंट के अंडर में है मगर हमारे यहाँ है वो फ्री, उनको इलाज होता है, दवाई दी जाती है। टीबी की है, एड्स की, और आपको सुन के ताज्जुब होगा और खौफ भी आएगा कि एड्स के केसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि अगल बगल जो ड्राइवर्स हैं, ये सुधा दूध की फैक्ट्री वगैरह, ये लोग लेके आते हैं। तो डॉक्टर निसार अहमद साहब ये बताएं कि यहाँ कोई मखसूस लोगों के लिए यह हॉस्पिटल है या फिर नहीं, हमारा शरिया का एक किरदार रहा है कि बिना किसी जात पात तफरीक मजहब व मिल्लत, बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ मरीज क्या है, उसकी बीमारी क्या है, उसका इलाज कैसे होगा, कोई भी आ सकता है कोई भी आ सकता है, ये नहीं बात। शुक्रिया आपका। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और आप बता जी, दें बताएं। कि हमारी शरिया टाइम टाइम फ्री कैंप करती है उन गाँवों में जहाँ गरीब है, मजबूर है, और इसने कभी डिमार्केशन नहीं किया कि हिंदू पॉपुलेटेड है या मुस्लिम पॉपुलेटेड है। अगर हमने बिहार शरीफ में किया तो हम जाकर के जहानाबाद के वैसे इलाकों में किया है जहाँ प्योरली हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन। मतलब ये है कि यहाँ कोई जात मजहब इसी कुछ वजह नहीं है। से इतना इज्जत है ये कि मंदिरों में कई बार हम लोगों ने, जैसे ये बीटा मठ में पुजारी जी ने जाके हनुमान जी के मंदिर के पास इमारत शरिया का बैनर लगाया और वहाँ हम लोगों ने कैंप किया। हमारे शरिया मंदिर में भी लगाती है और सलम में भी लगाती है, कहीं भी लगाती है, कहीं भी लगाती है, कैंप लगा के इलाज करती है। हमारे लिए सिर्फ इंसानियत है और उसकी बीमारी है, उसकी तकलीफ है, बस। ये शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हॉस्पिटल के इंचार्ज इसी यहाँ हॉस्पिटल मेडिकल इंचार्ज। हॉस्पिटल इंचार्ज। जी, और वो पूरे इसका वालेकुम सलाम। आप लोग मीडिया से क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद खालिद हुसैन। तो क्या है यहाँ पे ये दवाएं? ये दवाएँ यहाँ मतलब दौड़ की दी जाती है मुफ्त। यहाँ डॉक्टर लोग जब ये करते हैं जी जी चेकअप मतलब करते हैं तो अगर किसी को मरीज को
टीवी है तो उसको मुफ्त दवाएं यहाँ से दी मुफ्त जाती दवाएं दी जाती है। ये कब तक दिया जाता है दवा? हैं। ये इसको जब तक पूरा कोर्स ना हो ठीक ना हो जाए। जी, क्योंकि इसका कोर्स गवर्नमेंट के यहाँ और डॉक्टर का यहाँ 6 महीना। मरीज को कंटिन्यू 6 महीना खिलाया जाता है, बासी मुँह में डेली बुलाया जाता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल फुलवारी शरीफ पटना। DMLT, BMLT फिजियोथेरेपी, BPT, ABPT। यहाँ क्या क्या शोभा है? यहाँ पैरामेडिकल MM रहमानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बच्चों की पढ़ाई होती है। यहाँ डिप्लोमा कोर्स चलता है, DMLT का कोर्स चलता है जो बिहार सरकार से मुंसलिक है, बिहार सरकार महकमा सेहत से मुंसलिक है, ठीक है। उसके 2 साल का कोर्स है ये। उसके अलावा हमारा कोर्स जो है यहाँ 2013 से बैचलर कोर्स भी चलता है, जो 2013 से मगध यूनिवर्सिटी से क्या कहते हैं एफिलिएटेड, और 2013 से 2018 तक हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में थे। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी का बाइफर्केशन हुआ और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बनी, तो बनने के बाद जो है हम लोग आर्यभट्ट में चले गए। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी मीठापुर बस स्टैंड। हमारा इंस्टीट्यूट 2019 से वहाँ से मुंसलिक है। 2019 से हम आर्यभट्ट से अपना इंस्टीट्यूट बैचलर का चला रहे हैं। यहाँ कितने तलबा हैं इस वक्त? डिप्लोमा में बिहार सरकार ने हमको 50 सीट अलॉट किया है और हमारा बिहार सरकार ने हमारे डिप्लोमा को परमानेंट एफिलिएशन दिया है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी में जो बैचलर कोर्स है उसमें जो है वो 30 सीट है जो कहते हैं आर्यभट्ट से है, और बैचलर जो पैथोलॉजी है उस पर 40 सीट। आप अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम SN अहमद है, मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ जो पैरामेडिकल को देखता हूँ। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।